अकबर जो है और आगे बढ़ता है। पहली बार उसने अपने जीवन में समुद्र को देखा। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी। और अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में। अमरकोट के किसके महल में? वीर साल सोडा के महल में। तो 15 अक्टूबर 1542 अकबर का जन्म अमरकोट में वीर साल सोडा के महल में हुआ। और अकबर का राज्याभिषेक हुआ है कलानौर में। और पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर का सेनापति है बैरम खां। अकबर ने इस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, चलो ये हो गया अपने अकबर का, हमने शुरुआती टाइम पीरियड देख लिया। अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के उल्टे अकबर के अभियान कैसे होंगे? पहले मालवा, चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात, इस सीक्वेंस में होने वाले। वो जो चार अभियान है जो हम कंपेयर करते हैं तो वो उल्टे होने वाले। तो हमने मालवा का ऑलरेडी देख लिया। मालवा अभियान में बाज बहादुर शासक था और बाज बहादुर मुगलों के दरबार में आ गया और अकबर ने क्या काम सौंपा उसको? गाओ बजाओ, क्योंकि और तो कोई उसमें कला थी नहीं, गाने बजाने में एक्सपर्ट था। और रानी दुर्गा इसमें रूपमती थी उसकी, उसने आत्महत्या कर ली। और गढ़ कटंगा या गोंडवाना कहाँ है? ठीक है, तो अपना छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, इस एरिया में जो है काफी लंबी चौड़ी टेरिटरी थी। तो ये जो है गढ़कटंगा या गोंडवाना, चौरागढ़ इसकी राजधानी हुआ करती थी। अब नेक्स्ट जो कैंपेन है ये तुम राजस्थान हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ आपने खाली नाम नाम लिखेंगे, वो है 1567-68 का चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान, यहाँ इसमें कोई अपने डिटेल्स नहीं देखनी। और चित्तौड़ अभियान तो पूरा पढ़ा जाएगा। कारण क्या है, अकबर ने आक्रमण किया, उस समय चित्तौड़ का शासक कौन है, क्या उसने लड़ाई लड़ी या उसके बिहाफ पे कमांडर्स ने लड़ाई लड़ी? जयमल और फत्ता जो थे उन्होंने इस समय लड़ाई लड़ी थी। उदय सिंह शासक था और उदय सिंह को चित्तौड़ से सेफली निकाल दिया गया। सही डिसीजन था क्या? सही डिसीजन था। अगर उस समय उदय सिंह नहीं निकला होता और बलि लड़ते हुए मर जाओ तो भी उसका कोई सोल्यूशन था नहीं। उदय सिंह ने वहां से निकलने के बाद भी संघर्ष को जारी रखा। और हम देखते हैं कि उसके बाद भी, कब की बात है, 67-68, और फाइनली मुगलों और मेवाड़ के बीच में संधि होगी 1615 में। तो लगभग 50 साल तक आगे संघर्ष चलता रहा इसके बाद भी। तो पहले उदय सिंह ने, फिर उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह ने इस संघर्ष को जारी रखा। और ये तभी संभव हो पाया जब उदय सिंह को वहां से सेफली निकाला गया और उन्होंने आगे इस संघर्ष को जारी रखा। यानी अकबर जीते जी मेवाड़ को नहीं जीत पाया। अकबर के मन में एक ही सपना रह गया लास्ट में, सब कुछ जीत गया, इतनी सारी उसने टेरिटरीज एक्वायर कर ली, पर मेवाड़ को सरेंडर नहीं करवा सका। तो चित्तौड़ वाला अभियान अपने अभी खाली सीक्वेंस में देखना है कि 67-68 में चित्तौड़ का अभियान हुआ। फिर चित्तौड़ के बाद है रणथंभौर। रणथंभौर का अभियान हुआ 1568। और रणथंभौर में इस समय जो शासक था उसका नाम था राव सुरजनहाड़ा। ये भी मुगलों की सेवा में आ गया था और बाद में इसको बूंदी सौंप दिया गया, तो बूंदी में बाद में शासक बन जाता। तो ये अपने तुम्हारे राजस्थान हिस्ट्री में बूंदी, और जब ये पढ़ोगे तब बहुत डिटेल में इन सब के बारे में जानकारी आएगी। अब अकबर का जो सबसे बड़ा अभियान, अकबर का जो सपना था वो पूरा होने वाला है, वो है गुजरात अभियान। गुजरात अभियान अकबर के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। गुजरात अभियान से पहले अकबर ने जहाँ कहीं पे भी लोगों ने सलाह दी कि भाई वहाँ जाओगे तो मन्नत पूरी होगी, विजय तय है, तो अकबर ने लगभग सभी जगह की पीरें, जो भी मज़ारे वज़ारे जिसने भी बताई, वहाँ सबकी यात्राएं की। और फाइनली गुजरात अभियान पूरी तैयारी के साथ जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। गुजरात में जब अकबर पहुंचा उस समय शासक था मुजफ्फर III। तो नेक्स्ट कैंपेन है अकबर का गुजरात कैंपेन 1572-73 में। गुजरात में जो शासक है, रूलर है, उसका नाम है मुजफ्फर शाह III या मुजफ्फर III। ये गुजरात का शासक था और अकबर एक बहुत बड़ी सेना लेके पहुंचा था, इसको पराजित कर दिया, गुजरात पर अधिकार हो गया। अकबर के लिए ये जीत अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी। क्यों गुजरात इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना? तीन चार कारण है। देखो, एक तो कल्चरल रीजन है कि दिल्ली के जो शासक हैं मुस्लिम्स हैं, इनके लिए इनकी जो सबसे पवित्र स्थली है वो है मक्का मदीना। और वहाँ से कनेक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह पॉइंट है वो है गुजरात। यहीं से जहाज पकड़ सकते हैं, बाकी कोई सेंट्रल एशिया होते हुए तो पैदल जा नहीं सकते। तो इसलिए गुजरात में इनका कंट्रोल होना जरूरी है। दूसरा, इनको अगर व्यापार वाणिज्य भी करना है, इनको कोई सामान बाहर विदेशों में भेजने, तो कहाँ से भेजेंगे? गुजरात से। तो व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से एक्सपोर्ट्स अगर इनको करने हैं तो वो गुजरात से किए जा सकते हैं। तीसरा, गुजरात इकोनॉमिकली भी तो बहुत प्रॉस्परस है। पुराने एंशियंट टाइम्स में भी गुजरात टेक्सटाइल का बहुत इंपॉर्टेंट हब था और गुजरात में एग्रीकल्चर भी खूब होता है। तो आर्थिक रूप से गुजरात बहुत संपन्न है। गुजरात से ट्रेड एंड कॉमर्स जो है हो सकता है। गुजरात से इनकी कल्चरल कैपिटल, इनके जो मक्का मदीना की यात्राएं वो संभव है। इसलिए गुजरात जीतना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अकबर ने बाद में इस जीत को खूब तगड़े से सेलिब्रेट भी किया। अकबर जो है और आगे बढ़ता है। पहली बार उसने अपने जीवन में समुद्र को देखा। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी, है ना, कैम्बे। तो आज बेटर फतेहपुर सीकरी में क्यों मना रहा जश्न? क्योंकि राजधानी इसने शिफ्ट कर दी थी फतेहपुर सीकरी। अकबर ने 1571 में अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी थी? फतेहपुर सीकरी। और 1571 से 85 के बीच में कैपिटल फतेहपुर सीकरी रहेगी। और बढ़िया लंगर चल रहे हैं, खूब बढ़िया शानदार पार्टियां चल रही है। और जो फतेहपुर सीकरी है इसका नाम एक्चुअल में था सीकरी। क्या नाम था पहले? सिर्फ सीकरी। और इस विजय की याद में आते ही उसने सबसे पहले नाम चेंज करके क्या कर दिया? फतेहपुर सीकरी। तो अब अपने इसमें से क्वेश्चन क्या निकल गया कि फतेहपुर सीकरी नाम किस विजय की याद में है? गुजरात विजय की याद में। और इतनी बड़ी जीत है तो कोई न कोई बड़ा मेमोरियल भी बनता है, एक शानदार कोई स्मारक बनाया जाए। और जीत की स्मारक में क्या बनाए जाते हैं? या तो मीनारें बनाई जाती है या दरवाजे बनाए जाते हैं ना स्मारक के रूप में। तो इसने क्या बनवाया फतेहपुर सीकरी में? बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा।
किस विजय की याद में? गुजरात विजय की याद में। कब की बात है? 1573। इधर जश्न चल ही रहे थे कि अकबर के पास एक न्यूज़ पहुंची कि साहब गुजरात में तो विद्रोह हो गया। जिन मिर्जाओं को जो अकबर के रिश्तेदारी लगते थे और उज़्बेक्स थे, उनको गुजरात की कमान सौंपी हुई थी, उन्होंने ही विद्रोह कर दिया। तो अकबर अकबर की डिसीजन मेकिंग बहुत तगड़ी थी। और लाइफ में देखो, अभी तक तुम भले ही रिसर्च कर लेना, वही लोग सफल हुए हैं जिनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है। और अच्छे डिसीजन जैसा कुछ नहीं होता है, डिसीजन लेना होता है। और डिसीजन लेने के बाद उसे सही या गलत हमें सिद्ध करना होता है। और जो भी हमने डिसीजन लिया है, उसके लिए कभी भी किसी को दोष नहीं देना कि मैंने जो निर्णय लिया है उसके लिए 100% मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर अच्छा रिजल्ट मिले तो ही मुझे, और बुरा मिले तो ही मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो देखो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है। और निर्णय ही नहीं लेते, वैसे 99% तो हम लेते ही नहीं, टालते रहते हैं कि ये करना है तो करेंगे, फॉर्म भरना है तो भर देंगे। भारत में थोड़ा सा ये है ही अपने निर्णय लेने वाला। तो अकबर की इस मामले में बहुत तगड़ी आदत है, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट। जैसे उसको इन्फॉर्म किया गया कि साहब गुजरात में विद्रोह हो गया, उसी समय उसने अपने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और एक खास सैन्य टुकड़ी तैयार की लगभग 3000 लोगों की, कि अभी के अभी हम गुजरात प्रस्थान करेंगे, उसी समय इमीडिएटली, कल परसों कुछ नहीं, अभी के अभी। और मात्र 3000 के आसपास सैनिकों के साथ वो रवाना हुआ और नॉन स्टॉप जो है वो चलता रहा। अकबर में तो तगड़ा स्टेमिना था, बाकी के पीछे जो से आधे से ज़्यादा किसी की कमर हाय रहे, अट्टू दुखे, तो ज़्यादातर जो है रास्ते में रुक गए। और मात्र 800,000 लोगों के साथ 9 दिन में ये गुजरात पहुंच गया, फतेहपुर सीकरी से। जबकि उस समय का नॉर्मल ट्रेवल टाइम था 28 दिन। 28 दिन की यात्रा को उसने कितने दिन में कर दिया? 9 दिन में। और वहां जैसे ही मिर्जाओं को पता चला कि अकबर आ गया, वो भाग गए। उन्होंने पूछा ही नहीं कि अकबर अकेले आया है कि पूरी सेना लेकर आया है, क्या है, बस खाली मैसेज मिल गया उनको कि अकबर आ गया है, और वो भाग गए। तो किस्मत भी तब साथ देती है जब हम कुछ करते हैं। अकबर घर से निकला ही नहीं होता, तो अब क्या, अकबर की किस्मत तगड़ी थी, किस्मत घर बैठे बैठे आई। उसके लिए वो निकला, हिम्मत की, 28 दिन की यात्रा 9 दिन में की। और तुम भी करोगे तो तुम्हारे भी ऐसे कई बार किस्मत साथ देगी। तो किस्मत तो तभी साथ देती है जब हम कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं। और इंग्लिश में एक कहावत है, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। जितनी तुम कड़ी मेहनत करते हो उतने किस्मत वाले होते हो। बाकी ऐसे किस्मत जैसा कुछ नहीं होता, किस्मत बनानी पड़ती है साहब। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण, फिर अकबर ने जो गुजरात की दूसरी बार यात्रा की, वो मात्र 9 दिन में कर दी। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है स्मिथ, विंसेंट ए स्मिथ, वी ए स्मिथ इनका नाम है, विंसेंट आर्थर स्मिथ नाम के एक हिस्टोरियन है, जो 1857 में एक अपने चर्बी वाले कारतूस का इंसिडेंस हुआ था, है ना? वो तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि वो जो कारतूसों को मुंह से तोड़ना होता था, उसकी जांच इन्होंने करी थी। वी ए स्मिथ के अंडर में एक कमेटी बनी थी, और इन्होंने फाइनल फाइंडिंग्स दी कि इन्होंने जो लैंकेशायर और जो फैक्ट्रियों का वहाँ सर्वे किया, उसमें वाकई सुअर और गाय की चर्बी के जो एविडेंसेस मिले थे वो इन्होंने बताया था। तो स्मिथ कहते हैं कि अकबर का जो ये गुजरात अभियान है, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला, जब वो विद्रोह दबाने के लिए गया, इतना फास्ट कैंपेन जो है मैंने दुनिया में ना तो कभी सुना, ना कभी कहीं किसी को चर्चा करते हुए सुना। तो इसलिए ये जो अभियान है, ये दुनिया का सबसे तीव्र अभियान है, फास्टेस्ट कैंपेन ऑफ द वर्ल्ड। किस अभियान के लिए कह रहे हैं स्मिथ? अकबर के गुजरात अभियान। ठीक है, गुजरात अभियान के लिए अकबर ने कहा है। और इस अभियान के बाद बैठे देखना भाई, अगर गुजरात में जाते हैं तो गुजरात की तटरेखा पर जो है वहाँ कौन सी खाड़ी आती है, क्या है, कौन कौन से जो है वहाँ पर पोर्ट्स हैं, कांडला कहाँ पड़ता है, ऐसी सी बात, थोड़ा सा नक्शा देख लोगे। और भारत की सबसे लंबी जो तटरेखा है मेनलैंड पे, वो गुजरात की है। जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है गुजरात की, तो देख लेना कि कोस्टल लाइन कहाँ कहाँ है, कौन कौन से मेन कोस्टल शहर पड़ रहे हैं, तो अपने हिस्ट्री में भी काम आते हैं और यूँ भी नॉर्मल काम आते हैं। तो उसी समय अकबर ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? समुद्र देखा। 1498, है ना? शायद इसकी हमने पहले चर्चा करी थी। 1498 क्या हुआ? 1498 में वास्को ड गामा भारत आ गया। इसके साथ ही व्यापार पर, समुद्र पर किसका अधिकार हो गया? पुर्तगालियों का। तो पुर्तगाली बहुत एग्रेसिव थे इस मामले में, और पुर्तगालियों के पास नेवी बहुत तगड़ी थी। तो पुर्तगालियों ने पूरे समुद्र पे अधिकार कर रखा था, और साथ ही कई तरह से मोनोपोली एस्टेब्लिश की हुई थी कि किसी के भी जहाज में अगर मसाले और घोड़े मिल गए तो डुबो दिया जाएगा। तो मसाले घोड़ों पर उनका अधिकार था। प्लस अगर किसी को अरब सागर में जहाज लेकर जाना है, पार करना है, तो परमिशन लेनी होगी, कार्टर्स लेना होगा, पैसे देने होंगे तो ही जाने देंगे, नहीं तो उड़ा देंगे। तो अगर अकबर को भी अरब सागर में जहाज से थोड़ी सी यात्रा करनी है तो पैसे देने पड़ेंगे। बादशाह होंगे तुम धरती के, समुद्र के बादशाह तो हम हैं। वो कहते भी थे हमारा एस्तादो द इंडिया है, यानी उनका जो एम्पायर है, समुद्री जो एम्पायर है, तो उसको एस्तादो इंडिया कहा जाता था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाते थे कि पूरा समुद्र जो है हमारा है, जिसने किसी ने भी समुद्र में पाँव रखा उड़ा देंगे। तो अकबर को भी समुद्र की यात्रा करने के लिए पुर्तगालियों को पैसा देना पड़ा। ये हम पोर्चुगीज पढ़ेंगे तब वो इंसिडेंट्स वहाँ लिखेंगे, पर अकबर ने जीवन में पहली बार समुद्र लिखा। अबुल फजल इस इंसिडेंट्स को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करता है, क्योंकि अकबर ने समुद्र देखा, इसके बाप दादाओं में पहली बार इसी ने देखा है पूरे खानदान में जो है। और यूँ भी नहीं कि सोशल मीडिया पे देख लो, तो वो भी नहीं, पहली बार जो है देखा तो पहली बार ही होगा। तो अकबर देख के वाकई जो है बहुत रोमांचित हुआ, और तुम भी होगे। तुम में से जिसने पहली बार समुद्र देखा है, एकदम देखते ही अलग ही तरह की झुंझुनाहट आती है, यूँ अलग ही मजा आता है। और वाकई लगता है हाँ, बैठे रहो भले 2 घंटे 4 घंटे, कुछ नहीं, सिर्फ लहरों को देखते रहो तो भी टाइम पास हो जाए, इतना बढ़िया लगता है समुद्र के किनारे जाके। अकबर ने वहीं उसी समय ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर को धन्यवाद दिया, कितनी सुंदर धरती बनाई, और उस धरती को देखने के लिए उसे भी बनाया। तो ये अपने आप में जो है अकबर के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था। उसी दौरान आगे वो सूरत भी गया,
सूरत के बंदरगाह वगैरह देखे। सूरत में एक संत थे, पारसी संत थे, दस्तूर मेहर जी राणा, उनसे भी कांटेक्ट हुआ और फाइनली अकबर वापस फतेहपुर सीकरी आ गया। और इस तरह से अकबर का गुजरात अभियान जो है काफ़ी फ्रूटफुल रहा। अकबर का संपर्क पुर्तगालियों से हुआ। अब चलो तुम्हारे दिमाग की परीक्षा लेते हैं। मैं कह रहा हूँ अकबर का संपर्क पुर्तगालियों से हुआ, इसका तुम्हें आगे हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशन बताना है कि इससे क्या हुआ। सबसे पहला तो पुर्तगाली कर क्या रहे हैं, व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं और मुगलों को भी करना है। इनके पास भी खूब सारे एक्सपोर्ट आइटम्स है और इनको अगर इनके सामान भेजने हैं यूरोप में, कहीं बाहर सामान भेजना है तो कौन ले जाएंगे, पुर्तगाली ले जाएंगे। तो इससे मुगलों को इकोनॉमिकली बेनिफिट हुआ, प्लस मुगलों मुगलों को सेना भी तो मेंटेन करनी है, उसके लिए चाहिए घोड़े। घोड़े चाहिए, घोड़े कौन ला रहे हैं भारत में, सारे पुर्तगाली, क्योंकि घोड़ों पर इनकी मोनोपोली है, सारे घोड़े पुर्तगाली भारत में ला रहे हैं। तो पुर्तगालियों से रिलेशन से जैसे कृष्णदेव राय को फायदा हुआ, वैसे मुगलों को भी फायदा हुआ। इनके थ्रू घोड़े मंगवाए और इनसे व्यापार वाणिज्य किया, तो इससे पुर्तगालियों से संपर्क हुआ। प्लस पुर्तगाली अकबर से अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते, और रिलेशन छोड़ो, ये तो अकबर को ईसाई बनाना चाहते थे। पुर्तगालियों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि अकबर को ईसाई बना दें, फिर अकबर को तो नहीं बना पाए, अकबर के एक पोते को ईसाई बना गए। तो पुर्तगाली थे तगड़े, पुर्तगाली चाहते थे कि पूरी दुनिया को ईसाई बना दें, वो इसी नीति से काम करते थे। तो पुर्तगालियों ने जो है यहाँ पर मुगल दरबार में अपने खूब सारे मिशंस भेजे, खूब पादरी आते थे, पादरी अपने साथ यूरोप की बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स लेकर आते थे। इन पेंटिंग्स को देख देख कर मुगल जो चित्रकार थे, मुगल पेंटर्स थे, उन्होंने बहुत सारी विशेषताओं को अपना लिया। तो पुर्तगालियों से संपर्क की वजह से कल्चरल इम्पैक्ट भी है, इकोनॉमिक भी है, स्ट्रेटेजिक भी है, कल्चरल भी है, कि मुगल आर्ट एंड कल्चर पे पुर्तगालियों से संपर्क की वजह से जो है बहुत फर्क पड़ रहा है। अकबर ने भली ईसाई धर्म नहीं अपनाया, पर उनसे रेगुलरली चर्चाएं करने की वजह से उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। आगे हम देखेंगे क्या क्या ईसाइयों से क्या सीखता है। तो कुल मिलाकर सांस्कृतिक प्रभाव भी है, आर्थिक भी है और राजनीतिक भी है। सब तरह से जो है पुर्तगालियों से संपर्क से प्रभाव पड़ता है। ये लिख नहीं रहे हैं, बस ऐसी ऐसी चीज़ें जो है तुम्हें खाली दिमाग में बिठा कर रखनी है कि अगर किसी से संपर्क होता है तो उससे हम आगे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या हो सकता है। तो हिस्ट्री सिर्फ खाली फैक्ट पढ़ना नहीं है। एक और अभियान देखते हैं, राजस्थान में वो पढ़ोगे तुम, वो है हल्दी घाटी का अभियान, यहाँ लिखने वाले नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576। उसमें अकबर के सेनापति कौन, मान सिंह और आसफ खान ना, आसफ खान जो कि मालवा का गवर्नर था, पे आदम खां को मार दिया। आदम खां को मारने के बाद अकबर ने आसफ खां को मालवा का गवर्नर बना दिया था, और ये आसफ खां बाद में हल्दी घाटी युद्ध को लीड करता है। अब हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता, निर्णायक था नहीं, लेकिन अगर अभी के वर्तमान के बुक्स माने तो कौन जीता, महाराणा प्रताप। और आज से 5 साल पुरानी तुम बुक्स उठा के देखो तो उसमें अकबर जीता हुआ। तो इंडियन हिस्ट्री की तुम कोई सी भी बुक उठा के लाओगे तो उसमें हल्दी घाटी युद्ध का विजेता अकबर को बताया गया। और अभी जो राजस्थान में और अपने जो नई बुक्स छपी हैं उनमें जो विजेता है वो है महाराणा प्रताप। अब जो भी है, अब चीज़ें हिस्ट्री ऐसी चलती है, हिस्ट्री हमेशा विजेता लिखवाते हैं और ये चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर देखो युद्ध अनिर्णायक टाइप का था, और इसमें महाराणा प्रताप का पलड़ा माना जाता है भारी था ओवरऑल जो है। तो इसमें अकबर को भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये युद्ध हो गया। फिर उसके बाद एक अभियान हम देखेंगे 1581 में, ये अभियान काबुल में था। 1581 अकबर का काबुल कैंपेन। काबुल पर किसका अधिकार है, अकबर का ही है, मुगलों का ही तो है। अभी तो काबुल जो है हुमायूं ने जीत लिए थे, काबुल कंधार, उसके पास मुगलों के पास ये काबुल कंधार। अकबर ने अपने एक सौतेले भाई को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया हुआ था, इसका नाम था मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम जो है ये काबुल का गवर्नर था। हाकिम भी लिख सकते हैं, मिर्जा हकीम भी लिख सकते हैं। काबुल का गवर्नर है, अकबर का सौतेला भाई है, हुमायूं का ही बेटा है ना, हुमायूं का बेटा था। हुमायूं की एक बेगम थी चूचक बेगम, चूचक बेगम थी, उसका बेटा है मिर्जा हकीम। और मिर्जा हकीम थोड़ा विद्रोही टाइप का था। अकबर जब भी इधर कहीं किसी अभियान में बिजी रहता, कभी हल्दी घाटी में बिजी है, तो सीधे पंजाब पे आक्रमण कर लेता, वहाँ लूटपाट करके। और काबुल में बेचारा करे भी क्या, वहाँ टाइम पास भी क्या करे। तो ये इधर पंजाब पे इसने कई बार इस तरह से विद्रोही गतिविधियां की, और फाइनली उसने 1581 में अपने आप को बादशाही घोषित कर दिया। अगले आज आप तो देख लेंगे। और तब फिर अकबर अपनी सेना लेकर काबुल पर मार्च करता है, और जैसे ही अकबर के आने की खबर उसने सुनी मिर्जा हकीम ने, मिर्जा हकीम भाग गया। तो हाँ, तो उसको उम्मीद नहीं थी रे अकबर काबुल का भी लोड लेगा, वो तो इतने वहाँ पर बिजी था। अकबर तो चारों ओर वहाँ के अभियानों में बिजी, अब काबुल के लिए तो वो क्या ही संघर्ष करेगा, वो हिंदुस्तान में जो है वहाँ उलझा हुआ है। पर अकबर सेना लेकर पहुंच गया काबुल, और उसने मिर्जा हकीम जैसे ही वहाँ पहुंचा, ये अकबर जैसे ही पहुंचा मिर्जा हकीम भाग गया। अकबर ने फिर मिर्जा हकीम की बहन थी उसे काबुल का गवर्नर नियुक्त कर दिया, और उसका नाम था बख्तू निसा। बख्तू निसा। हमने इस अभियान को इसीलिए लिया है, बाकी हमने सारे विजय अभियान पढ़े भी नहीं है अकबर के, बहुत सारे तुम उठा उठा गिलाओगे, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ रहे। अपने जो जो जिसमें कुछ मिल रहा है इन्फॉर्मेशन वही देख रहे हैं, कौन से कोई अभियानों की लिस्ट पढ़नी पूरे। हम हिस्ट्री के रूप में पढ़ ही नहीं रहे, हम जीएस के रूप में पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को। तो अपने जो जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। और 1581 में हमने काबुल अभियान इसलिए देखा क्योंकि अकबर ने किसको गवर्नर बनाया, बख्तुनिसा को, एक महिला को। इसके अलावा पूरे मुगल काल में कोई महिला गवर्नर नहीं है, एकमात्र महिला गवर्नर जो मुगल काल में है वो है बख्तुनिसा। कहाँ की है, काबुल की। तो मुगल काल में हम देखेंगे कई महिलाएं बहुत पावरफुल पोस्ट तक भी पहुंची, गवर्नर के पद पे भी है, एक आध तो कोई इनडायरेक्टली शासन भी करके चली जाएगी आगे। तो ऐसे महिलाएं भी बहुत पावरफुल रोल प्ले कर रही है। तो बहुत सारी ऐसे पढ़ी लिखी महिलाएं अपनाने वाली है।
बख्तुनिसा करके, ये अकबर की सौतेली बहन ही, इसको काबुल का गवर्नर बनाया गया। फिर 1585-86, 1585-86 में पूरे अफगानिस्तान में विद्रोह हो गया था। अफगानिस्तान और कश्मीर का जो उत्तरी वाला पार्ट है, इन सब एरिया में जनजातियों ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और स्पेशली रीजन था अकबर की धार्मिक नीति की वजह से जो है मैंने विद्रोह किया था। अकबर ने दीन इलाही और चलाया, उसका उसके जो उलेमा वगैरह उन्होंने पूरा गलत तरीके से प्रचार किया, लोगों को उकसाया और लोगों ने जो है अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो ये इतना लार्ज स्केल पे विद्रोह था कि अब मात्र छोटी मोटी सेना भेजकर इसको दबाना संभव नहीं था। अकबर ने अपनी कैपिटल ही लाहौर ट्रांसफर करी 1585 में। 1585 में अकबर को अपनी राजधानी लाहौर ले जानी पड़ी। बहुत लंबे समय तक ये सैन्य अभियान चलता रहा और 1598 तक अकबर लाहौर में रहा, और तब जाके कहीं फाइनली ये सारे विद्रोह दब सके और फिर अकबर वापस आगरा कैपिटल ट्रांसफर करता है। तो 71 to 85 कैपिटल फतेहपुर सीकरी, 85 to 98 कैपिटल लाहौर, और 98 से बाद में फिर आगे मुगल राजधानी वापस आगरा हो जाएगी। तो पहले आगरा ही थी और इस तरह से राजधानी घूम रही है। तो हम आगे इसको देखेंगे, वापस फतेहपुर सीकरी पढ़ेंगे तब ये फैक्ट लिखेंगे। तो इस समय जो अभियान है, ये अभियान कश्मीर अभियान के नाम से हम जानते हैं। और कश्मीर अभियान के नाम से इसलिए कहते हैं क्योंकि कश्मीर वाले हिस्से में एक घटना घटी थी और अपने वही देखनी, पूरे अपने उस विद्रोह से कोई लेने देना नहीं। घटना ये थी कि अकबर का सबसे करीबी मित्र, सबसे करीबी कौन है अकबर का? अकबर नाम लेते ही फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आता है? बीरबल। अकबर का नाम लेते ही ऑटोमेटिकली बीरबल तो नाम आ ही जाता है, अकबर बीरबल। तो बीरबल भी इस अभियान में साथ ही था। और बीरबल अकबर के इतना करीब था कि बाकी सारे लोग जो है वो बीरबल से जलते ही थे। नॉर्मली होता ही है कि एक किसी व्यक्ति के कोई खास बहुत ज़्यादा चिपकता है तो ऐसे में दूसरे जो है वो पीछे तैयार रहते हैं कि कैसे इसको निपटाया जाए। तो यहाँ हुआ यह था कि यूसुफ जाई जो कबीला था, उन्होंने एक पूरा बड़ा मोर्चा बनाया हुआ था। अब यूसुफ जाइयों से लड़ने कौन जाए, यही चल रही थी बात। और उस समय अकबर के जो खास खास जो सेनापति थे, उन्होंने बीरबल को आगे कर दिया, क्योंकि ये श्योर था कि जो भी इनसे लड़ने जाएगा उसका मरना तय है। क्योंकि वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि आप वहाँ जाके इनसे सीधे सीधे लड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ उन्होंने अकबर को मोटिवेट किया कि साहब बीरबल को भेजो, बीरबल की सेना पर अच्छी कमांड है और इसी बहाने बीरबल का नाम भी हो जाए घर घर करा के कि ठीक है भाई बीरबल को भेजा जाए। और बीरबल किस चीज़ में एक्सपर्ट है? दिमाग वाले काम करने में, हंसाने में एक्सपर्ट है। और वहाँ जाके यूसुफ जाइयों को हंसाने की कोशिश की, दो चार जोक सुनाए, तो उनसे कोई फर्क पड़ा नहीं और यूसुफ जाइयों ने बीरबल को निपटा दिया। तो 1585-86 कश्मीर अभियान के दौरान बीरबल मारा गया। और ये जो अभियान था ये यूसुफ जाई कबीले के विरुद्ध था। तो अभियान बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें से एक इंसिडेंस जो है वो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध है। हमने केवल वही वाला पार्ट देखा और उस अभियान के दौरान बीरबल मारा गया। और अबुल फजल अपने किताब में लिखता है कि अबू अकबर के जीवन में ये सबसे दुखद घटना थी। अकबर बहुत दुखी हुआ और कई दिनों तक अकबर को इस चीज़ का अफसोस हुआ। दुख लड़ने का, लड़कर मरने का दुख नहीं है, दुख इस चीज़ का था कि वापस बीरबल की लाश तक को नहीं देख पाए, वहाँ से वापस लाश ही नहीं आई कभी। तो बीरबल जो है वहीं लास्ट में जो है गुमनामी में पड़ा रहा और कोई उसको नहीं ला सका। तो कुल मिलाकर अकबर का एक नवरत्न शहीद हो गया 85-86 में। फिर 1591 में अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में एक सिंध में अभियान किया गया, सिंध में कैंपेन किया गया सिंध को विद्रोह दबाने के लिए। 1592 में मान सिंह के नेतृत्व में एक उड़ीसा में अभियान किया गया, उड़ीसा कैंपेन, सिंध अभियान, उड़ीसा अभियान, ये खाली नाम नाम लिखने इतने इंपॉर्टेंट नहीं। फिर 1595-96 एक और अभियान अपने काम का है, 95-96। ये अभियान था दक्कन में अहमदनगर के खिलाफ। जब हम विजयनगर पढ़ रहे थे, तालीकोटा का युद्ध देखा। तालीकोटा के युद्ध में हमने 5 दक्कनी राज्यों के नाम देखे थे, उनमें से एक अहमदनगर भी था ना। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, और बाहर कौन था? बरार। बरार ने उसमें पार्ट नहीं लिया। अहमदनगर कहाँ पड़ता है अभी वर्तमान में? वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में। अहमदनगर जिला है वर्तमान में, अभी भी है महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला है। अब तो धीरे धीरे नाम चेंज हो रहा है, अगली बार जब हो सकता है हम वापस डिस्कस करें नाम चेंज हो जाए तो, लेकिन अभी फिलहाल नाम क्या है? अहमदनगर है। तो जैसे औरंगाबाद का नाम अभी 7-8 महीने पहले चेंज हुआ, संभाजी नगर हो गया। तो अहमदनगर कहाँ है? 1595-96 में ये महाराष्ट्र में एक कैंपेन किया। अहमदनगर में शासक की मृत्यु हो गई थी। उसके मरने के बाद उसका एक छोटा बेटा था बहादुर निजाम शाह। यहाँ के जो शासक है अपने आगे निजाम शाह लगाते हैं, और बहादुर निजाम शाह करके अहमदनगर का शासक था। वो छोटा बच्चा था तो कोई ना कोई उसका संरक्षक होगा। इसकी संरक्षिका थी इसकी बुआ, जिसका नाम था चांद बीबी। चांद बीबी है ना, चांद बीबी कभी नाम सुना हो शायद तुमने। चांद बीबी का नाम क्यों नहीं सुना होगा? सुना है हिस्ट्री में। चांद बीबी बहुत यूँ बहादुर महिलाओं में आती है, वैसे भी महिलाओं का नाम आता तो बहादुर में आएगा, अपना टेंशन। पर चांद बीबी जो है बहुत शक्तिशाली महिला थी। इसकी शादी हो रखी थी बीजापुर में, लेकिन जब इसने देखा कि अहमदनगर की स्थिति खराब हो रही है तो ये बीजापुर से वापस ही अहमदनगर आई और सारी शक्तियाँ इसने अपने हाथों में ले ली। अपने भतीजे के ब्याह पे सारी शक्तियाँ ये, तो उस चक्कर में फिर अहमदनगर के जो यहाँ पर जो नोबल्स थे वो इसके इतने साथ थे नहीं, और वो इसके खिलाफ रेगुलरली षड्यंत्र रचते रहते थे। और बाद में फाइनली 99 में एक षड्यंत्र रचकर इसको मार भी डाला। पर फिर भी बहुत बहादुरी से जो है इसने 7-8 साल तक अहमदनगर को यहाँ पर गवर्न किया। तो अपने 2018 में RS प्री में एक क्वेश्चन था, उसमें यूँ स्टेट्स के साथ उनके शासकों को मैच करना था, और अहमदनगर के सामने हमें चांद बीबी को मैच करना था। हालांकि शासक नहीं है, पर जिसके पास शक्तियाँ वही तो शासक है, संरक्षिका है।
तो एक तरह से इसी को शासक माना जाएगा। तो चांद बीबी को कहाँ का शासक मान रहे हैं हम? अहमदनगर। तो यहाँ के शासक थे, और उसमें क्वेश्चन भी यही था कि निम्न शासकों को उनके राज्य के साथ मैच करिए। अहमदनगर के साथ मैच करना था अपने चांद बीबी को। तो ये चांद बीबी जो है मुगलों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ती है। इस युद्ध में शुरुआत में तो चांद बीबी ने दो एक बार मुगलों को पराजित कर दिया, पर फाइनली मुगलों ने जो है चांद बीबी को हरा दिया। चांद बीबी को मुगलों के साथ एक संधि करनी पड़ी। बहुत सारे प्रोविंसेस मुगलों ने अहमदनगर से एक्वायर कर लिए, जैसे बालाघाट है, और भी छोटी मोटी कई किले वगैरह जो अहमदनगर से ले लिए। महाराष्ट्र किलों के लिए फेमस है, खूब सारे किले हैं महाराष्ट्र में। और किले कहाँ बनते हैं? जहाँ पहाड़ियाँ हों, और वहाँ पे पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, तो वहाँ जो वॉरफेयर है पूरी तरह से किलों पर ही बेस्ड है। तो खूब सारे तरह तरह के किले मिलेंगे वहाँ पर, जो महाराष्ट्र और वो जो मध्य प्रदेश और कर्नाटक की जो टेरिटोरियल एरिया है, वहाँ पर खूब सारे किले मिलते हैं। और संधि करी। संधि के तहत बरार नाम का जो प्रांत है, जिसे अहमदनगर ने बहुत पहले हड़प लिया था, वो अब फाइनली किसको सौंपना पड़ा? मुगलों को। तो बरार प्रांत किनको मिल गया? मुगलों को जो है बरार प्रांत मिल जाता। बरार भी महाराष्ट्र में है, वर्तमान में नागपुर। बरार जो है वर्तमान में नागपुर वाला जो एरिया है, ये है बरार। अहमदनगर जो है वर्तमान में अहमदनगर जिला ही है, इधर नीचे की तरफ पड़ता है, बॉम्बे से थोड़ा नीचे। तो ये जो है अहमदनगर अभियान, चांद बीबी पराजित, मुगलों के साथ संधि की, बरार प्रांत मुगलों ने ले लिया। तो अपने एक टॉपिक है प्री के सिलेबस में। अब सिलेबस तो देखते हो ना रेगुलर? सिलेबस तो देखो पूरा पक्का याद होना चाहिए। सिलेबस रेगुलरली देखोगे तो उसी से थोड़ा सा अंदर रहेगा यार, अपने ये चीज़ तो पढ़ी नहीं, ये चीज़ बाकी है, कहाँ तक पहुँच गए, कौन सा पढ़ा हुआ भूल गए हैं। तो सिलेबस देखते यार, ये कौन सा टॉपिक है यार, ये सब्जेक्ट तो हो गया पर ये टॉपिक याद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उस टॉपिक को तुम पूरी तरह से भूल गए हो। तो उसी समय किताब उठा के देखने की जरूरत है, सिलेबस रेगुलरली देखो। और एग्जाम में मदद मिलेगी मेंस में। और मेंस में कैसे मदद मिलती है? तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता चल जाता है कि ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये कहाँ से पूछा है, उससे रिलेटेड कुछ चार चीज़ें लिखा होगा, और छोड़ने की बजाय तो कुछ न कुछ तो लिखा होगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो सिलेबस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और यूँ गहराई से जो है उसकी समझ होनी चाहिए। और सिलेबस से बाहर पूछा जाएगा नहीं कभी, पेपर सिलेबस से सेट होते हैं। कोशिश करो अब थोड़ा सा ना बैठ के यूँ सिलेबस रेगुलरली देखो। उसमें अपनी एक लाइन है, मुगलों के दक्कनी राज्यों के साथ संबंध ना। दक्कनी राज्य जिसके अंदर अपने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और खानदेश, ये 6 राज्य है। इनके साथ मुगलों के क्या रिलेशंस थे वो देखने अपने, है ना। उसमें से अब पहला राज्य आ गया अहमदनगर। अहमदनगर के साथ एक अभियान किया गया, चांद बीबी जो है वो लड़ी, और यही क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। फिर बरार प्रांत भी एक स्टेट है। बरार का एनेक्सेशन कब हुआ? एक क्वेश्चन इसमें से ये भी निकलता है कि इस राज्य का अधिग्रहण किस शासक के काल में हुआ। जैसे खानदेश का अधिग्रहण कब हुआ, बरार का अधिग्रहण कब हुआ, अहमदनगर का कब हुआ। एनेक्सेशन का पूछे तब हम एनेक्सेशन का बताएंगे कि बरार का एनेक्सेशन किसके काल में है? अकबर के काल में। तो बरार को अकबर के काल में ही मुगलों ने खा लिया था। महाभारत में चक्रव्यूह तोड़ना किस किस को आता था? द्रोणाचार्य, अर्जुन, भीष्म पितामह, कर्ण, और हाँ अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा को आता था ना। अश्वत्थामा का एक और गुण है कि अश्वत्थामा अमर है, अभी भी है। कहाँ है? अगर अश्वत्थामा अभी है तो वो कहाँ है? एक किला है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है असीरगढ़। क्या नाम है? असीरगढ़। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अभी मैंने एक टेरिटरी का नाम लिया था खानदेश, तो खानदेश राज्य का ही एक इंपॉर्टेंट किला था असीरगढ़ का किला। और असीरगढ़ के किले के लिए कहा जाता है कि इसको जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वाकई नामुमकिन जैसे ही था, इसको जीतना जो है हर किसी के बस की बात नहीं थी। बहुत शक्तिशाली किला था, लड़के तो जीत ही नहीं सकते थे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि घेरेबंदी करके बैठ जाओ, जिस दिन किले के अंदर रसद खत्म होगी उस दिन वो किले से बाहर आ जाएंगे और आपकी जीत हो जाएगी। और इत्तेफाक से असीरगढ़ के अंदर हमेशा इतनी रसद होती थी कि वो 15 साल तक किसी भी सीज को सर्वाइव कर सकते। और दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं है कि 15 साल जो है वो घेरेबंदी करके बैठ जाए, कोई 15 साल तक जो है बैठे बैठे वैसे ही तंग हो जाए। तो इसलिए असीरगढ़ को जीतना जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो खानदेश का, अच्छा अभी हमने अश्वत्थामा की बात की थी। अश्वत्थामा के लिए ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी असीरगढ़ में एक मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। वहाँ रोज आते हैं और पूजा करके जाते हैं। सुबह सुबह पुजारी जब उस मंदिर को खोलते हैं तो अंदर भगवान शिव की जो मूर्ति है, वो जो उनका शिवलिंग है, पूरा सजा हुआ मिलता है, और बिलपत्र वगैरह सारे लगे हुए होते हैं। अभी भी ऐसा माना जाता है। और अश्वत्थामा जो है रोज आके रात को और वो पूजा करके जाते हैं। तो मान्यता है, मान लो। तो असीरगढ़ जो जगह है, इसका हुआ ये कि जो खानदेश का शासक था अली खान, वो मुगलों की सेवा में आ गया। 95-96 में अहमदनगर के खिलाफ जो कैंपेन था, अली खान उसमें लड़ा था और लड़ते हुए मारा गया। तो खानदेश का जो शासक है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुका था और मुगलों के लिए लड़ते हुए मारा गया। फिर अगला खानदेश का जो शासक बना उसका नाम था मीरन बहादुर। मीरन बहादुर करके ये खानदेश का शासक बना, और इसने 1601 में मुगलों के खिलाफ कर दिया विद्रोह। 1601 की बात है। अकबर के खिलाफ इसने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके अपने परिवार के साथ जाकर कहाँ शरण ले ली? असीरगढ़। और असीरगढ़ को जीतना जो है वो इतना आसान है नहीं। मुगल सेना घेरेबंदी करके वहाँ बैठ गई।
अबुल फजल के नेतृत्व में ये अभियान किया गया और लगभग 7-8 महीने निकल गए, किसी तरह का ऐसा कोई सिम्टम लगा नहीं कि जो है असीरगढ़ वाले कोई बाहर आने के पक्ष में है। फिर फाइनली एक किसी ने जो है यूँ उपाय बताया कि देखो ऐसे तो अपनी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, तो भी हम असीरगढ़ को जीत नहीं पाएंगे। एक ही तरीका है असीरगढ़ को जीतने का, वो ये है कि अंदर से कोई अपनी तरफ मिल जाए और किले का दरवाज़ा अंदर से खोल दे, तो ही जीत सकते हैं, बाकी कोई संभावना नहीं है। पूरी ज़िंदगी यहाँ जो है बैठे रहो तो भी हम असीरगढ़ को नहीं जीत सकते। तो फाइनली एक कोई ऐसे साधु के वेश में कोई लोग वहाँ गए इस किले के पास में, और वहाँ जाकर सीक्रेटली जो किलेदार थे उनसे यूँ बात कर ली कि कितने किलो सोना चाहिए, वो सब तुम्हें दे देंगे। और वो सोना उनको पहुँचा दिया गया रात में, और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और असीरगढ़ के अंदर अकबर की सेनाएँ पहुँची। वहाँ जाकर जब उन्होंने रसद देखी, रिसोर्सेज देखे, तो होश उड़ गया कि इस चक्कर में तो हम तो भली पूरी ज़िंदगी यहाँ बैठे रहते, तो ही नहीं, वो 5% रसद भी खत्म नहीं हुई। 8 महीने में उनके जो खाने पीने के जो भंडार थे वो 5% भी खर्च नहीं हुए। कुल मिलाकर मुगलों ने असीरगढ़ जीत लिया, और अंदर इतनी रसद थी कि अकबर ने फिर उस समय एक स्टेटमेंट दिया था, और सोना चांदी भी इतना अथा भरा पड़ा था कि इसका 5% सोना भी अगर मिरन बहादुर ने अपने सिपाहियों में बांट दिया होता तो ये मेरे सोने के लालच में नहीं आते। इतना खजाना वहाँ पे भरा हुआ था। और अफीम अफीम भी 500 मण अफीम थी। बोर होने की भी गुंजाइश नहीं भाई, एक तो ये एक बोर होके खोल दे भाई, खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, फिर अंदर जो है क्या कब से पड़े रहे तो बड़े अफीम का और पड़े रहो। 500 मण अफीम थी। हाँ, खेत नहीं थे वहाँ पे, खेत वगैरह नहीं। असीरगढ़ का जो किला मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो वहाँ खेत वेत नहीं है। रसद पहले से इन्होंने इकट्ठी कर रखी, बनाई इसीलिए था वो किला, शरण लेने के लिए, इमरजेंसी में, तो आपातकाल में वहाँ जाकर शरण ले सके, उसके लिए जो है ये किला है। ठीक है, ये जो किला बना हुआ है, तो बहुत ऊंची पहाड़ी पे, बिल्कुल स्टीप स्लोप पे जो है बना हुआ है। इसको जीतना ऑलमोस्ट जो है वो इम्पॉसिबल माना जाता है। तो बहुत ऊंची पहाड़ी पर है। जैसे सीधा बाहर का व्यू जो है ना, ये वो अश्वत्थामा वाला तुम्हारे जो है मंदिर है। इस शिवलिंग की पूजा कौन करता है कोई नहीं जान पाया। तुम्हें पता है? हाँ, बढ़िया, किसी को बताना मत। ठीक है, चलो। तो ये अकबर का एक और अभियान हो गया। और असीरगढ़ में अश्वत्थामा, तो कब की बात है? 1601 की। कहाँ पर अभियान हो रहा है? असीरगढ़। ये अकबर का अंतिम सैन्य अभियान है, लास्ट मिलिट्री कैंपेन है। और अभी जो अपने एक कॉलेज लेक्चरर का कोई एग्जाम हुआ था, उसके अंदर इसी अभियान के बारे में पूछा गया था। इस अभियान के बारे में हम और एक और चीज़ लिखते हैं, वो है कि इस किले को सोने की चाबियों से खोला गया। दिस फोर्ट वॉज ओपन विद गोल्डन कीज। सोने की चाबियों से। तो अकबर ने क्या किया? सोने की चाबियां बनवाई, किला खोला और अंदर घुस गया। ऐसा है। सोने की चाबियों से खोला गया, ये कहावत इसलिए कि इसको रिश्वत के थ्रू, सोना देकर जो है खुलवाया गया, तो इसलिए कहा जाता है इसको सोने की चाबियों से खोला गया। तो रिश्वत के माध्यम से, ब्राइब के थ्रू इसको एक्वायर किया गया, इसलिए इसके लिए ये कहावत है। तो दो फैक्ट इसके अंदर मिलते हैं। तो अकबर का लास्ट कैंपेन कहाँ है? असीरगढ़। असीरगढ़ कहाँ पड़ता है? खानदेश। खानदेश जो टेरिटरी है अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में, बाकी उस समय खानदेश जो राज्य था उसका एक किला था। और इसके बाद अकबर ने खानदेश का मुगल साम्राज्य में अधिग्रहण कर लिया। तो खानदेश टेरिटरी मुगलों ने एक्वायर कर ली। और कौन सी एक्वायर की अभी थोड़ी देर पहले? बरार। तो बरार और खानदेश ये मुगल साम्राज्य के पार्ट बन चुके हैं। और अकबर के सैन्य अभियान हो गए अपने खत्म। अकबर के नवरत्न, कोर्ट स्कॉलर्स ऑफ अकबर। ठीक है। वैसे अकबर के दरबार में विद्वानों की कोई कमी नहीं है। 36 तो संगीतकार है, 17 चित्रकार है, और दुनिया भर के सेनापति वगैरह सब बने। पर उनमें से जो खास खास 9 लोग हैं जिन्हें दरबार में विशेष दर्जा प्राप्त है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो नवरत्न जो है, 9 ज्वेल्स, यानी कि जो सबसे प्रमुख 9 लोग हैं उनकी बात की जा रही है। तो इनमें से सबसे प्रमुख है वो है तानसेन। तानसेन। तो तानसेन भले अकबर के ज़माने में फेमस थे, नहीं थे, आज घर घर में तानसेन की जो है गूंज सुनाई देती है हमें। भारत की दीवार दीवार पे जो हमें तानसेन के चिन्ह नजर आते हैं, है ना। हाईवे पे तुम कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करके नीचे उतर के देख लो, तुम्हें तानसेन का नाम मिल जाएगा। तो ये होता है नाम इसमें, ऐसे कोई इतिहास में नाम करके जाओ तो जो है यूँ माने, तो तानसेन जो है एक्चुअल में नाम नहीं है, ये उपाधि है। तानसेन क्या है? उपाधि। तो फिर सवाल उठेगा नाम क्या था? नाम था इनका राम तनु पांडे। राम तनु पांडे। तो पांडे जी हैं ये। पांडे जी ग्वालियर के रहने वाले हैं। अगर कोई ग्वालियर से रहकर आया तो क्या सीख कर आया? द्रुपद। हाँ, तो ग्वालियर से शुरुआत हुई द्रुपद की। तो इनकी शिक्षा कहाँ हुई? ग्वालियर में हुई। इनके एक शिक्षक थे हरिदास। हरिदास करके शिक्षक है किसके? तानसेन के। तो हरिदास ने तानसेन को जो है शुरुआत में ग्वालियर में शिक्षा दी। द्रुपद गायकी के बहुत अच्छे कलाकार थे। और द्रुपद का वैसे जो है यूं हम कह रहे हैं कि मध्यकाल में शुरू हुई, बाकी द्रुपद का जो वर्णन है वो अपने सामवेद में मिल जाता है। ध्रुपद बहुत पुरानी जो है वो राग है। पर एक संगीत की शैली के रूप में जो विकास है वो मानसिंह तोमर ने किया। बाकी ध्रुपद तो जो है वो अपने जो वेदों में ध्रुपद मिलता है, जो ओम का उच्चारण करते हैं वो अपने ध्रुपद स्टाइल के अंदर करते हैं। तो ध्रुपद बहुत पुराना जो है ये स्टाइल है। हरिदास जो है वो तानसेन के गुरु हैं। तानसेन को म्यूजिक इन्होंने ही सिखाया, और बहुत बढ़िया म्यूजिशियन थे अकबर के काल के जो है। फिर
हरिदास को लेकर एक इंसिडेंस है। अकबर के दरबार में तानसेन कैसा है वो हम अभी बाद में देखते हैं। हरिदास को लेकर एक अकबर के साथ इंसिडेंस ये हुआ। अकबर को किसी ने आके बताया कि साहब तानसेन के जो गुरुजी हैं असली संगीतकार तो वो हैं। कौन है गुरुजी? हरिदास। कि उनका संगीत नहीं सुना तो आप कर क्या रहे हो? आप जीवन का आपका व्यर्थ है, धरती पर यूं ही बोझ की तरह है, बायोमास हो आप। तो भाई अपने तो कुछ न कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, अपन तो बायोमास है ही नहीं। तो बायोमास तो वो होंगे जो कुछ क्रिएटिव ना करे। तो बायो वेस्ट, मैंने तो वेस्ट वर्ड यूज़ नहीं किया, तो मैंने कहा ठीक है। तो, तो अपने कोई नहीं अपने तो वो तो एक वो पबजी वो क्या गेम वो ना था एक ब्लू वेल वाला। हाँ ब्लू वेल वाले ने कहा था कि बायो वेस्ट खत्म कर रहा था मैं तो धरती से। ऐसे ऐसे लोग जो हैं। तो खैर कोई नहीं, छोड़ो उधर। अपनी इधर हरिदास जी की बात करें, अच्छी बातें कर रहे हैं, कहाँ मार काट की बातें कर रहे हैं। हरिदास जी बहुत अच्छे संगीतकार। अब संगीत, अब मार काट छोड़ो, अभी हम संगीत की बात करेंगे ना। तो हरिदास बहुत अच्छा गाते थे और ग्वालियर से आ गए थे वृंदावन। और वृंदावन में कृष्ण भक्ति करते थे और बहुत बढ़िया मधुर भजन गाते थे। तो अकबर को किसी ने बताया तो अकबर ने बुलावा भेज दिया हरिदास जी को, आ जाओ भाई अपने दरबार में गा के जाओ। हरिदास जी ने साफ मना कर दिया कि आपने नहीं आएंगे, अपने सिर्फ ईश्वर के लिए गाते हैं। फिर अकबर को लगा कि तानसेन के गुरु जी है तो तानसेन उठा लाएगा। तो तानसेन को कहा, तानसेन भाई तेरे लिंक यूज़ कर ला, इनको हरिदास जी के गाने भी सुने। तानसेन भी गया, मुंह लटका के आया कि साहब वो तो नहीं आएंगे, मैंने पूरी कोशिश कर ली। और उनका अगर संगीत सुनना है तो मेरे पास एक उपाय है, अपन चलते हैं वृंदावन। और वैसे वो यूं किसी राजा महाराजा के लिए नहीं गाते हैं, तो अपने को छुप कर वेश बदल कर जाना पड़ेगा, और जब वो गाएंगे उसी समय जो चुपके ही सुनना पड़ेगा, बाकी वो अपने लिए गाएंगे नहीं, वो ईश्वर के लिए गाते हैं। अकबर को अब मन में एक बार कीड़ा आ गया है कि सुनना तो सुनना, अब भले वेश बदलना पड़े और कुछ भी करना पड़े। तो अकबर और तानसेन यहाँ से वेश बदल कर गए वृंदावन। और हरिदास जी का जो आश्रम था उसके जस्ट पास में एक पेड़ है, उस पर वो चुप कर बैठते हैं कि शाम को इस समय गाते हैं, कि जो उस समय पहले ही जाकर जो है वहाँ पे बैठ जाते। और फिर हरिदास जी जब तान छेड़ते तो एक अलग ही मजा आता था। अकबर ने कई बार फिर वहाँ पे उनका संगीत सुना। फिर फाइनली तानसेन की तरफ जो है यूँ खारी खारी नज़रों से देखा, ये सही सही बता, हरिदास जी जब क्लास में पढ़ाते थे तेरा ध्यान पूरा क्लास में ही था कि नहीं था? नहीं, हरिदास जी ने तो कोई कमी रखी नहीं होगी। तो समस्या तेरे में ही है कहीं न कहीं, तू इतना बढ़िया तो तू नहीं गाता है। तानसेन ने एक बार तो सुन लिया, फिर कहा हुजूर हरिदास जी ईश्वर के लिए गाते हैं और मैं आपके लिए गाता हूँ। क्वालिटी में तो फ़र्क रहेगा ना, किसके लिए गाते हैं वो भी तो मैटर करता है। कल को तुम भी, जैसे अभी तुम्हें कहा जाए गाना गाओ, है ना? तो तुम गाना नहीं गाओगे? गा लो कोई, मतलब हर कोई नहीं गा सकता, चलो मुझे कहे कि नहीं गाओ, पर कई बार ऐसी स्थिति हो कि कोई विशेष तुम्हें कह दे कि मेरे लिए गाओ। तो अरे इतने राजी मत हो भाई, कोई नहीं कहने वाला, ठीक है? बट यूँ खुश हो गए। तो डिपेंड करता है कि हमें गाने के लिए कौन कह रहा है, हम किसके लिए गा रहे हैं। तो उस समय अचानक जो है मन के भाव आने लगते हैं। फिल्मों में देखते हैं ना हम, हीरो कैसे गाने लग जाते हैं, बढ़िया शानदार, रातों रात बढ़िया से बढ़िया संगीतकार बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर हरिदास जी कौन है? तानसेन के गुरु। और यहीं तक रहना, आगे उसके आगे नहीं जाना, ठीक है? तो हरिदास जी जो है बहुत अच्छे संगीतकार थे। हाँ, अरे तो हरिदास जी का कोई भजन सुन, रुक जाओ अभी। हरिदास जी के जो है भजन, हरिदास, एक और गुरु है तानसेन के, क्या नाम है? मोहम्मद गौस, बहुत बढ़िया। और किसके गुरु है मोहम्मद गौस? हुमायूं के गुरु है। तो तानसेन और हुमायूं दोनों के गुरु हैं मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस से प्रभावित होकर ही तानसेन ने इस्लाम अपनाया था। तानसेन बाकी नाम क्या है? हराम तनु पांडे, एक ब्राह्मण है, पांडे है। और बाद में मोहम्मद गौस से प्रभावित होकर तानसेन ने इस्लाम अपना लिया था। फिर तानसेन जो है ग्वालियर में ही था। ग्वालियर का एक शासक था जिसका नाम था विक्रमजीत। ग्वालियर का शासक है विक्रमजीत। विक्रमजीत ने यहाँ पर तानसेन को संरक्षण दिया हुआ था। विक्रमजीत ने ही ये रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि दी हुई थी। तो अब ये एक अपने और बढ़िया फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आई कि रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि किसने दी, या तानसेन को तानसेन की उपाधि किसने दी? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने। और ये विक्रमजीत इब्राहिम लोदी का समकालीन है। पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ ये भी लड़ा था, और बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये भी मारा गया था। तो यही विक्रमजीत है, इसने तानसेन की उपाधि दी। अब तानसेन यहाँ से हो गए बेगर। यहाँ से ये चले गए रीवा। रीवा नाम की एक रियासत है, मध्य प्रदेश में पड़ता है रीवा। रीवा में उस समय जो राजा था उसका नाम था रामचंद्र। रीवा का शासक है रामचंद्र। तानसेन इसके दरबार में जाकर बढ़िया गा बजा रहे हैं। और रीवा जो स्टेट थी ये मुगलों की ही एक अधीनस्थ स्टेट है, मुगलों का ही एक राज्य है, मुगलों के सामंत थे रीवा वाले। और रीवा का थोड़े टाइम पहले नाम, 2-3 साल पहले चर्चा में इसलिए था कि कूनो में जब चीते लाए गए थे, कूनो नेशनल पार्क है ना अपने, चीते वहाँ लाए गए थे, तब रीवा की चर्चा चली थी, क्योंकि भारत में जो लास्ट चीता है वो रीवा वालों ने मारा था। रीवा के शासक ने लास्ट चीते का शिकार किया था, इसलिए रीवा काफ़ी फेमस हुआ था उस समय। रीवा का शासक है रामचंद्र। तानसेन इसके दरबार में गा बजा रहे हैं। अकबर को कहीं से सूचना मिली कि साहब एक संगीतकार है बहुत तगड़ा है, रीवा वालों के पास है, तो वो आप अपने दरबार में बुलाओ तो मजा आ जाए। रीवा को नोटिस जारी किया, भाई डेपुटेशन पे भेजा जाए, जैसे तुम्हारे आईएएस बनोगे, कभी तुम कहीं किसी दूसरे, जैसे गुजरात कैडर में सेवा कर रहे हो, उधर अपने मोटा भाई को पता चल गया कि अच्छा आईएएस है, तो हाथों हाथ गुजरात से तुम्हें कहाँ बुला लिया जाएगा? दिल्ली बुलाएंगे ना। ऐसे ही होता है ना अभी भी। क्या ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो, क्या चलता है प्रशासन में? ऐसे ही चलता है, डेपुटेशन में तुम कहाँ जाओगे? दिल्ली। तो तानसेन को अब कौन बुला रहा है? अकबर।
कहाँ से? रीवा से। रीवा का राजा है रामचंद्र। तानसेन की उम्र हो गई है 60 साल। अगर 60 साल की उम्र में तुम्हारे पास दूसरी जॉब का ऑफर आएगा, क्या करोगे? है ना, 50 के बाद तुम काउंट डाउन करोगे। अब तो 10 साल बाकी है, अब 9 साल, और लास्ट वाले साल तो अब तो इतने महीने इतने दिन, इतने महीने इतने दिन करते करते अब तो लास्ट इतने दिन, और फिर उस समय जॉब कर लोगे तुम? ऐसे सपोज हो नहीं, सरकारी नौकरी में से जो है रेयर ऐसा होता है कि कोई इक्का दुक्का हज़ार में, क्या मेरे ख्याल से लाख में एक दो होते हैं जो बाद में नौकरी करने के इच्छुक होते हैं। बाकी बाद में तो अपने बढ़िया पेंशन आ रही है, बैठे हैं, और 2-3 साल में तो बूढ़े डोकरे, क्योंकि काम नहीं करोगे तो डोकरे हो जाओगे, सीधी सी बात है। काम करते रहोगे तब तक बढ़िया एनर्जी बनी रहेगी। तो तानसेन को कहा गया है कि आपको जाना है कहाँ है? मुगलों के दरबार में। क्या तानसेन जाएंगे? तानसेन भी तुम्हारे लखनऊ के थे। तो तानसेन ने मना कर दिया कि भाई अपने 60 साल हो गए, अब आगे अपने रिटायरमेंट का ही प्लान है, कोई नई जॉब नहीं करनी। रीवा के शासक की ये टेंशन है कि नहीं भेजा तो अकबर नाराज हो जाएगा, और मुगलों को नाराज करे। तो इसलिए रीवा के राजा रामचंद्र ने एक कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ी हुई थी, तानसेन को जो है बिठाया, और दे तानसेन को भाषण पे भाषण। देखो, धरती पर हम बायो वेस्ट की तरह थोड़ी आए हैं, अपने नाम करके जाना है। और यहाँ तुम्हें रीवा में जानता कौन है? मुगल दरबार में जाओगे, वहाँ 50 लोग जानेंगे, वहाँ तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं पता नहीं। तो इतनी बढ़िया कला है तुम्हारी, और बुलाता कौन है? तो ऐसे और करके बढ़िया उपदेश दिया। और देखो, इंसान का सबसे पहला कर्तव्य है कि धरती पर भगवान ने इसे भेजा तो एटलीस्ट इतनी छाप तो छोड़ जाएगा, 100-200 साल तो लोग याद करें। आजकल तो 10-15 साल ही घर वाले, 10-15 दिन नहीं, 15 साल कहाँ, 10-15 दिन में ही निपटा देंगे घर वाले, साफ सफाई करिए इन काम पे लगे टाइम पे ना। तो फिर तानसेन को लगा कि ठीक है यार, बात तो सही कर रहा है, पर एक शर्त रखी, जाऊंगा, मन नहीं लगा तो वापस आ जाऊँ। यहाँ से जाओ एक बार, मन नहीं लगेगा तो वो अकबर जाने तुम जानो, मेरी तरफ से तो पीछा छूटे, एक बार तो जो है भेजूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होता है कि अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसके दरबार में था? रीवा के राजा रामचंद्र। और फिर मुगल दरबार में जाने के बाद कोई वापस आया है? वहाँ इतने ठाठ थे मुगलों के, वहाँ पूरी दुनिया में लोगों का सपना था कि मुगल दरबार में नौकरी मिल जाए। जैसे आज यूएस जाने का सपना है, डंकियां मार मार के जाते हैं, तो उस तरह से मुगल दरबार में आने का सपना था। हर कोई चाहता था कि मुगल दरबार में नौकरी मिल जाए, सबका सपना था। तो तानसेन जो है पहुंच गया अकबर के दरबार में। अब वहां जाकर माया मजा। और फिर अकबर ने इतने मान मनवार से बुलाया था, तो पहले मुगलों के ये परंपरा थी, किसी को इतने सम्मान से बुलाया जाता था तो उसे एक उपाधि देते थे। ये श्योर ही था, उपाधि जनरल मिलती थी। तो अकबर ने तानसेन को वेलकम करने के लिए दो उपाधियां दी। एक तो उपाधि है मियाँ। क्या उपाधि है? मियाँ। और अब तुम्हें लगेगा कि ऐसी कोई छोटी मोटी उपाधि लिखूंगा, ऐसा है नहीं। आटे की कसर कांटे में निकली, और ये काफ़ी लंबी चौड़ी उपाधि है। कंठा, भरण, वाणी, विलास। एवरेज निकाल लो भाई। एक उपाधि तो है मियाँ, एक है कंठा, भरण, वाणी, विलास। किसने दी? मियाँ का मतलब क्या होता है? मियाँ का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। जैसे अपने शास्त्री जी पंडित जी लगाते हैं ना अगर नाम के आगे, उसी तरह से इस्लाम में होता है मियाँ। मियाँ लग गया किसी के, यानी विद्वान है। और सिर्फ तानसेन नहीं बोला जाता, पूरा बोला जाता मियाँ तानसेन। तानसेन को पूरा मियाँ तानसेन बोला जाता है। उपाधि एक बार अगर लग जाती है तो वो साथ में जोड़कर बोली जाती है। तो मियाँ का मतलब होता है विद्वान, अ लर्नेड पर्सन। तो मियाँ और कंठाभरण, वाणी, विलास उपाधियाँ किसने दी? अकबर ने। तानसेन किस गायन शैली के संगीतकार हैं? ध्रुपद। तो अकबर के काल में इन्होंने ध्रुपद शैली को अपने चरम पर पहुंचाया। ध्रुपद से संबंधित खूब सारी नई नई रागें बनाई। हर म्यूजिक स्टाइल में खूब सारी रागें होती है, तो ध्रुपद में बहुत सारी रागें बनाई, जिसमें से एक है राग दीपक। क्या नाम है? राग दीपक। नाम से ही पता चल रहा है कि जब संगीतकार गाता है तो दिए जल उठते हैं। बहुत सारे दिए रखे जाते हैं आसपास, और जैसे ही वो अपनी राग छिड़ता है, और जब राग जब पीक पे पहुंचती है तो दिए जल उठते हैं। ऐसा हो सकता है? हो सकता है भाई, कुछ भी संभव है। अब तुम कहोगे कि आपको क्या पता? मुझे इसलिए पता है क्योंकि तानसेन का एक वीडियो जो है लीक हो गया था उस समय, और वायरल हो गया था। है? देखो, अब इतना पुराना वीडियो है अकबर के ज़माने का, तो क्वालिटी थोड़ी सी इतनी अच्छी है नहीं। तो हाँ। दिया जला दिया जला दिया जलाओ, दिया मनाओ, दिया जलाओ, दिया मनाओ, मनाओ जलाओ। जगमग 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 जगमग। हो गया विश्वास? बस। दूसरी राग लिखो, मियाँ का मल्हार। एक होगी राग दीपक, फिर दूसरी राग है मियाँ का मल्हार। मियाँ का मल्हार। ठीक है। फिर तीसरी राग लिखो, मियाँ की टोड़ी। मियाँ की टोड़ी। मियाँ की टोड़ी। ठीक है। फिर चौथी राग है मियाँ की सारंग। मियाँ की सारंग। और एक और राग लिख लो, वह है दरबारी कान्हड़ा। दरबारी कान्हड़ा।
मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की सारंग और दरबारी कान्हड़ा। ठीक है, दरबारी कानड़ा। ठीक है, तो ये तानसेन की राग रागिनियाँ होगी। तो किससे रिलेटेड है? ये ध्रुपद से। और ध्रुपद अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है उसका जॉनर है एक, उसी की एक उपशैली है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। लिखो बीरबल। बीरबल। ठीक है, बीरबल में अपने कोई ज़्यादा पढ़ने लायक है नहीं, बीरबल में दो तीन सेंटेंस ही लिखने। तो बीरबल के किस्से तुमने बचपन से सुने हुए हैं, तो उसके बारे में तब क्या ही पढ़ोगे। बीरबल का अपना खुद का एक मतलब होता है। बीर का मतलब होता है बुद्धि और बल। बुद्धि और बल दोनों का जिसमें कॉम्बिनेशन हो वो है बीरबल। जैसे रूपमती ना, रूप और मति दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत रेयर मिलने वाले कॉम्बिनेशन है। बुद्धि भी हो बल भी हो, क्या तो बलद होगा आदमी, क्या बुद्धि होगी, दो ही चीजें होगी है ना यूं। एक बल होगा खूब तो कहेंगे वो तो बलद है। तो और तो पर फिर भी बीरबल में दोनों है भाई, तो ना। तो बीरबल का वैसे एक्चुअल में नाम है महेश दास। महेश दास। और ये कालपी का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश में एक जगह है कालपी, वहां का रहने वाला था, महेश दास नाम है। अकबर एक बार यहाँ पर शिकार करने गया हुआ था कालपी वाले एरिया के अंदर। तब वो अपने मैन टुकड़ी से बिछड़ गया और अपने चार पांच साथियों के साथ जब वो उधर जंगल से निकल रहा था, तो एक जगह ऐसी है जहाँ पे दो तीन रास्ते निकलते थे। तो अब इधर जाएं इधर जाएं, तभी उनको एक टावर दिखा वहां पे घूमते, इधर अरे कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो उसने देखा, तुम ये बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो एकदम बादशाह को कोई इस तरह से कह दे, अरे ये कहाँ जाता है, सीधे सीधे पूछ रहे, बता कि जो रास्ता कहीं नहीं जाता है। तुम सीधे सीधे बताओ तुम्हें कहाँ जाना, मैं उसके हिसाब से बता दूंगा कि किस रास्ते से तुम जा सकते हो। जाना तो हमें पड़ता है, रास्ता कहीं जाता है भला। और बादशाह को इस तरह से जो है जवाब दे दे उस जमाने में कोई, तो दरबारियों को तो लगा कि ये तो पक्का मरा। तो अकबर ने उसको उठाया उसी समय, पीछे बिठाए, चल। और कहाँ ले आए? अपने दरबार में। और धीरे धीरे जो उसको प्रमोट करते हुए और बाद में राजा बीरबल की उपाधि इसको प्रदान की।